गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का हमारा सेक्शन डी रह रहा है केवल, जिसमें कितने नंबर के क्वेश्चन हैं? 5 मार्क्स के हैं हमारे, हैं 5 मार्क्स के 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन उनमें चॉइस है तो 6 बन जाएंगे ये। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से। देखो भाई, ये कहता है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर जमा कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ये बराबर है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए के। एक तो ट्रिग्नोमेट्री करते टाइम ये ध्यान रखा करो आंसर क्या है। आंसर में कोई साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट ये चारों है ही नहीं, टेंजेंट है और कोटेंजेंट है। तो सबसे पहले तो ना इसको खोल लो लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं केवल और केवल क्या ले रही हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। a प्लस बी का स्क्वायर खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसिकेंट a। आ गया। अब इसको ले लो कोस स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसको सॉल्व करके राइट तक लेके जाएंगे, फिर हटा देना इसकी ब्रैकेट। हटा दी, अगले स्टेप में करना है, मैं तो एक में ही दोनों कर रही हूँ। अब इसको और इसको तो इकट्ठा कर लो, क्योंकि साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए एक होता है, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। अब ध्यान देना, इसको देखो कोसिकेंट है लेकिन हमारा उत्तर कोटेंजेंट में आ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। कोसिकेंट को तो बदल दिया 1 जमा कोटेंजेंट स्क्वायर ए में, फॉर्मूला है हमारा। यहाँ आ जाओ 2 साइन ए, और कोसिकेंट को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय साइन ए। ठीक है, ये यहाँ आ चुका है सीकेंट स्क्वायर ए पंकज, ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और यहाँ आ जाओ 2 कॉस ए, और सीकेंट होता है कॉस का उल्टा 1 बाय कॉस ए। जितने भी ये फॉर्मूले लगाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये लिखना है आपने कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट थीटा बराबर है 1 बाय साइन थीटा, सीकेंट थीटा बराबर है 1 बाय कोस थीटा। सारी चीज़ें आपने लिखनी है। साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब ध्यान देना, 1 ये हो गया, ये हो गया कोटेंजेंट स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए कट गया, 2 एकम 2, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए, कोस ए से कोस ए कट गया, जमा का आ गया 2, 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 जमा, पहले मैंने इसको लिख दिया टेंजेंट स्क्वायर ए, फिर मैंने ये लिख दिया कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ये हमारी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, इसी में एक चॉइस दे रखे उसको करेंगे, लेकिन ये देख लो 5 नंबर का है, रीजन जरूर लिखना है। आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 31 था ना ये, इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब हमें ये नहीं पता कि मीनार ऊंची है कि भवन ऊंचा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। दोनों आमने सामने हैं, अब हमें भी नहीं पता, तो एक मीनार ले लेते हैं। माना ए भी एक मीनार है, सुन लो ध्यान से, मैं सारी बातें नहीं लिखूंगी। और माना भवन को हम छोटा मान के चलते हैं, सी डी एक भवन है। हो गया भाई, ए बी हमारी क्या है? मीनार है। सी डी हमारा बिल्डिंग है, भवन है। पहली लाइन पढ़ें, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ खड़ा होके कोई आदमी इसको देख रहा है
तो ये जो एंगल यहाँ से जा रहा है, ये बेस है, तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। चलूँ आगे। भवन के पाद बिंदु से मीनार के, यहाँ से खड़ा होकर कोई इसको देख रहा है, तो ये एंगल जो हमारा जा रहा है ये 60 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई को h मान लो और ये आपने ज्ञात करनी है। मान लिया कि भवन और मीनार के पाद बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो x मीटर है। ये जितनी भी रामायण है ये सारी लिख के आनी है। माना हाँ BC बराबर है x, AB कितना है? 50 मीटर है, एंगल DBC कितना है? 30 डिग्री है, और एंगल DCB कितना है? 60। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा देती हूँ। प्रियांशु, इस ट्रायंगल में H निकालना है। अगर X पता लग जाए, क्योंकि ये तो किसी हालत में पता नहीं लगना, अगर X पता लग जाए तो H आ जाएगा। उस ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और इस पे आ जाओ, इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल इस ट्रायंगल को देखो। तो ये 50 लंब है, ये x है, इन दोनों की सहायता से x आ जाएगा। यानी पहले इस ट्रायंगल को पकड़ो जिसका एंगल 60 डिग्री है और इससे x की वैल्यू निकालो, फिर इसको भूल जाओ, x की वैल्यू आ चुकी है, h निकालो। तो दो ट्रायंगल आपने देखने हैं। अब आप किस तरह उनको देखते हो वो आपकी मर्जी है। जिन बच्चों के समझ में ना आए, दो ट्रायंगल अलग अलग बना लो। मैं पहले यहाँ बना देती हूँ उल्टा, ये वाला ट्रायंगल ABC मैं दोबारा बना रही हूँ। ये है 50, ये है x और ये है 60। सिर्फ मैं मेन क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी कहानी अपने आप लिख लेना। ट्रायंगल ABC में ये लंब है, ये आधार है, कोण 60 डिग्री है। तो टेंजेंट थीटा हमें पता होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा का मतलब टेंजेंट C यानी 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है? 50। ये कितना है? x। टेंजेंट 60 का मान √3 50x, x को इधर ले आओ, √3 को यहाँ ले आओ, x की वैल्यू आ गई 50/√3 मीटर। यहाँ छोड़ दो, अभी रेशनलाइज भी मत करो। अब इस दूसरे ट्रायंगल को बना लो यहाँ राइट में। सारी कहानी यही है, बस DCB, ये कोण है 30 डिग्री, ये x है और ये h है। फिर से टेंजेंट लगा दो ट्रायंगल BDC में। ध्यान देना, टेंजेंट B पे एंगल है ना, लंब h है और ये x है, h/x। तो ये हो गया टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है h/x। x को यहाँ ले आओ, टेंजेंट 30 का मान है 1/वर्गमूल, बाद में रखूंगी x का मान, बराबर है h। अब यहाँ x का मान रख दो 50/√3। दिखाई दे रहा है? ये नीचे दिख रहा है, 1/√3 गुणा 50/√3। यहाँ लिख देती हूँ, h बराबर है 1/√3 गुणा 50। √3 के √3 से करो 3 आ जाएगा, h का मान 50/3 मीटर आ जाएगा। कटे काट दो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो गया? आगे बढ़े। 32वां क्वेश्चन है रचनाएं में से 5 नंबर का। 5, 6 और 7 सेंटीमीटर त्रिभुज भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करो। तो एक त्रिभुज बनाना है 5, 6 और 7 का। बिल्कुल आसान है, पहले तो उसको बना लो। कोई भी भुजा ले लो, मान लो फुटा लेके यहाँ एक भुजा ले लेना, कितनी? 5 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलना, पंकज यहाँ रखना, ये थोड़ा नीचे बना, यहाँ काट देना, चलो ये आ गया 6। और 7 सेंटीमीटर, मान लो इसका नाम AB है और 7 सेंटीमीटर लेके यहाँ से काट दो, ये बन गया 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज। आधा काम हो गया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुणी हो, 7/5 टाइम्स। ये मैंने बार बार समझा रखा है, हाँ, बस इन्हीं का सारा खेल है। एक तो नू समझना है, ये त्रिभुज बन गया। जो नया त्रिभुज है उसकी भुजा इस पुराने की 7/5 गुणी है, इससे बड़ी है, 7 बड़ा है ना,
ऊपर बड़ा है तो नया त्रिभुज भी बड़ा बनेगा, ऊपर छोटा है तो वो इससे छोटा त्रिभुज बनेगा, यानी त्रिभुज तो बड़ा बनेगा, यानी इससे बाहर बाहर बनेगा। आगे बात समझ में। अब इन दोनों में जो बड़ा हो उसको पकड़ लो, 7 हो जाएगा। इन दोनों में जो बड़ा है उसको पकड़ लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई बताओ, यहां से एक एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लो कोई भी, और इस रेखा को प्रकार की सहायता से कितने भागों में, 7 समान भागों में। यहां प्रकार रखो 1 2 3 4 5 6 7। प्रकार पेंसिल का प्रयोग करना है। 11वें चैप्टर के जितने, मैं बता दूं मेरी भी सुन लो, 11वें चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ रहे हैं, मैंने कॉपी में समझा के और अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, अगर देखने हो किसी ने तो। भाई यहाँ तो बोर्ड पे तो आपका प्रकार पेंसिल का काम नहीं पड़ेगा, मैंने बकायदा प्रकार पेंसिल से जितने पिछले साल आए हैं ना, सारे के सारे उन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन है, घूम फिर के उन्हीं में से आएंगे, तो वहाँ से देख लेना। अब एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाले को लास्ट कॉर्नर से मिलाना है। नीचे है 5, तो भैया 5 को लास्ट कॉर्नर से मिला दो और इसके समानांतर रेखा यहाँ खींचनी है। हाँ, नीचे 7 होता, मान लो 5/7 होता तो 7 को मिलाते फिर 5 से खींचते। नीचे 5 है, 5 को मिलाएंगे। 5 के समानांतर, अब समानांतर के लिए क्या बताया, यहाँ प्रकार रखो, एक चाप लगाओ, इतना ही खुला रख के 7 पे प्रकार रखनी है, 7 पे चाप से कहीं जाओ। अब इसकी लंबाई और नाप लो कितनी है, ये इतनी है, दिख रहा है मेरा अंगूठा चौक दिख रहा है ना, इतना ही रख के यहाँ काट दो और 7 वाले से इसको मिला दो। ये तुम्हें ना यहीं से पता लग जाएगा कि ये गैप बराबर जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो हमारी कहीं रचना में गड़बड़ है। अब क्या करूं, आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दो फुटे से, तो ये हमारा B' यानी इसका आधार बढ़ के यहाँ आ गया। अब अगला काम, इसके समानांतर रेखा यहाँ खींचनी है, तो यहाँ फिर प्रकार ले आओ, ये चाप लगाई, इतना ही खुला रख के ये चाप लगाई, इसकी दूरी नाप लो, इतनी सी है और ये इतनी। मेरा प्रकार भी ठीक काम कर रहा है वैसे, ये है ना। और यहाँ से इसको फुटे की सहायता से फिर से मिला दो और इस रेखा को आगे बढ़ा दो। तो ये नाम क्या था, C था ना, तो ये C' हो गया। अब आपने जो बाहर वाला जो मेन वो है ना ट्राइंगल, उसको आपने हाईलाइट कर देना है। ये जो बाहर जो त्रिभुज है ये उस पुराने त्रिभुज का 7/5 गुणा है और उसके समरूप है। नीचे क्या, अरे ये एंगल नापना होता है। देखो जब 2 रेखाएं, एक सिंपल सा मैथ है, जब 2 रेखा समानांतर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो जितना कोण यहाँ है उतना ही यहाँ है। तो मैंने ये नापा, मैं अंदर अपना आप कोई भी ये ले लो, ये चाप ली, कोण मापा, इतनी ली। अब ये कोण कितनी दूर है, ये इतना नापा, देख दिख रहा है मेरा अंगूठा ये चौक, और ये इतना नापा, तो ये इतनी यहाँ चाप लगा दी। एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है। डी की सहायता से भी बना सकते हो चाहो तो। यहाँ पे पर डी से नाप बनाना चाहिए कि ये कोण मान लो 103 डिग्री का है, तो वही 103 डिग्री का भी आपने यहाँ बनाना पड़ेगा। मान लो ये कोण है 72 डिग्री का, तो वही 72 डिग्री का यहाँ। ठीक है, और रचना के चरण लिख देना। तो ये आसान सा था, आगे चलो। 33वां क्वेश्चन है भाई, 33वां 33rd क्वेश्चन में 2 चॉइस हैं, दोनों ही 13वें चैप्टर में से हैं, बहुत आसान है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर आकृति उकृति बना दिया करो, थोड़ा प्रभावी बन जाता है सवाल। सुन रही हो, फिगर बनाने से थोड़ा प्रभावी हो जाता है। ये एक धातु का गोला है, इसको पिघला के उसी धातु से, मान लो लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, कुछ भी है, सोना है, एक बेलन बना दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, मान लो इसकी ऊंचाई h है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। इन सवालों से आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। 5 नंबर बहुत ही आसान, ध्यान से सुनना। 5 नंबर का सवाल है ही नहीं, मेरे हिसाब से 2 नंबर का सवाल है ही।
ये एक धातु की गेंद है, इसको पिघलाया, जो मटेरियल मिला उससे बेलन बना दिया। दोनों में कॉमन चीज क्या बताई? वॉल्यूम, आयतन। जितना लोहा इसमें लगा उतना इसमें लगा। मैं इसको 2 ही लाइन में करवाने लग रही हूँ, डिटेल में अपने आप कर लेना है। फार्मूले बराबर रखने पड़ेंगे, बहुत अच्छे। गोले का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा मैं नाम बदल देती हूँ, इसका नाम आर रख देती हूँ, इसका नाम, ये जो सारी बातें हैं ना ये लिख के आनी है। गोले की त्रिज्या आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या छोटा आर बराबर 6 सेंटीमीटर, माना बेलन की ऊंचाई बराबर है h सेंटीमीटर। गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का पाई आर स्क्वायर। ये फर्क देख लो, दोनों में फर्क है क्योंकि ये अलग है त्रिज्या, वो अलग है। पाई से पाई कट गया, कॉमन नहीं, 4/3। आर का मतलब है 4.2 की पावर 3, इसका मतलब है 6 की पावर 2 गुणा, सारा हल कर दो, बहुत आसान सवाल है। ये हो जाएगा 42/10, 42/10, 42 और ये 36 है, इधर आ जाएगा 1/36 बराबर आ गया h। 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42 और भैया 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और भैया 2 सत्ते 14 और ये फिर आ गया 2 पंजे 10। 343/125, इतना तो आपका कैलकुलेशन होनी चाहिए, बराबर है h आ गया। कैलकुलेशन कितना आएगा भी, h की वैल्यू भाग करी हो तो है 2.5 के आसपास है, अपना डिवाइड कर लेना। इतने मीटर हमारा, मीटर है कि सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी बेलन की। ठीक है, चलें, बहुत आसान। 33वें में एक और है, वो भी बहुत आसान है। व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। तो भैया कुआं फिर से बेलनाकार, लेकिन त्रिज्या नहीं दे रखी, व्यास है 7 मीटर, तो कुएं की सीधी लिख दो त्रिज्या। वेरी गुड, कुएं की त्रिज्या हो गई 7/2 मीटर और जो इसकी गहराई है 20 मीटर है। तो कुएं की हाइट तो नहीं है, गहराई है, लेकिन हम उसके लिए h शब्द का प्रयोग करेंगे। 20 मीटर, कुएं की त्रिज्या होगी 7/2, गहराई होगी 20। इसको खोद के मिट्टी निकाली और उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया। अब चबूतरा कैसा बनाया है? घनाभाकार, चौकोर शब्द नहीं प्रयोग करोगे, घनाभाकार चबूतरा बनाया है जिसकी लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है। इसकी ऊंचाई निकालनी है। क्या करना है? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, तो एक ही लाइन में फिर कर दें इसको। बेलन का नहीं है ये, हाँ, बेलनाकार कुएं की, वाह वाह वाह, बिल्कुल मुस्कान ने बिल्कुल बढ़िया बताया। घनाभाकार चबूतरे की मिट्टी का आयतन। ठीक है, लिख लेना। फार्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर h। वैसे मैंने ना गड़बड़ कर दी, दोनों को बड़ों को तो यहाँ ले लो, बढ़िया रहेगा, हमारा गड़बड़ नहीं होगी फिर, और छोटे छोटे यहाँ ले लो। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर h। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पाई की जगह 22/7, आर का मतलब है 7/2, तो 2 बार लिख दो, डेसिमल में मत बदला करो। h दे रखा है 20, ये है 22, ये है 14, ये है h। 7 से 7 कट गया, देखो इस 22 से ये 22 कट गया, हाँ, और ये हो गया 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 बराबर है 14h। 14 इसके नीचे आ जाएगा, h का मान आ जाएगा 35/14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, इसका आ रहा है 2.5, 2.5, उसका लगभग 2 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, बहुत आसान से दोनों क्वेश्चन थे। लास्ट है अब हमारा स्टैटिस्टिक्स में से क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट है, ये भी बहुत आसान है। दिए गए
बंटन का माध्यक अगर 28.5 है, ध्यान से सुन लो, उसने पहले ही बता दिया कि भैया जो माध्यक है वो 28.5 है, तो x और y की वैल्यू पता करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक चीज और पकड़ना, इसने यहाँ नीचे ये 60 दे रखा है, यानी इनका जो जोड़ है आंकड़ों का वो 60 है। ये हो गई हमारी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, और माध्यक के लिए हमें निकालनी पड़ती है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो CF निकालेंगे 5 में x जोड़ेंगे जो कि नहीं जुड़ेगा, चर और अचर है, वेरिएबल और कांस्टेंट है, 5 जमा x। 5 जमा x में 20 जोड़ोगे, संख्या में संख्या जुड़ जाएगी, 20 और 5 25 जमा x, 25 में 15 जुड़ेगा, 40 जमा x, 40x में y जुड़ेगा, 40x नहीं है मैडम, मैं तो जानबूझ के 40x बोल रही थी। अब मेरी सुन लो एक बार, ये जो लास्ट टर्म है ये इस जोड़ के बराबर होती है, तो यहाँ से एक तो आपको रिलेशन मिल जाता है कि 45 जमा x जमा y बराबर है 60। 45 को उधर ले जाओ, 5 मिनट चुपचाप बैठ जाओ, 45 उधर ले जाओ, x जमा y हो जाएगा 60 घटा 45, यानी x और y का जोड़ हो गया 15। एक बन गया समीकरण। छोटी सी बात है, तीसरा चैप्टर आ जाता है यहाँ पे बीच में, हमने x और y दो का मान निकालना है, तो हमें दो समीकरण चाहिए, दो शर्तें चाहिए, ठीक है। तो एक समीकरण तो ये बन गया, एक और निकालना है। एक और कहाँ से निकलेगा, हमें माध्यक पता है। माध्यक के लिए क्या करना है भाई, कुल आंकड़े हैं 60, भाई n है 60, n का आधा करोगे तो 60 बटा 2 यानी 30, यहाँ आएगा 30, क्योंकि ये तो हो गया 40 जमा समथिंग करोगे तो गलत हो जाओगा, 30 ही चाहिए, तो ये है। तो ये हमारी जो वो बारंबारता 30 से ज़्यादा यहाँ आएगी, तो इसके सामने जो आएगा वो, अरे देखो एक और बात बता दूं, इसने यूं कह रखा है कि माध्यक 28.5 है, 20 और 30 के बीच में तो 28.5 आएगा, तो ये तो हो गया मेरा माध्यक वर्ग, मीडियन क्लास, इंग्लिश में कहूँ तो याद ही नहीं चला इधर मेरा, माध्यक वर्ग या मीडियन क्लास। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि माध्यक कितना है 28.5 है, तो माध्यक वर्ग जो है वो कितना, वेरी गुड, 20 से 30 हो जाएगा। अब फॉर्मूला बताना माध्यक का क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाइड है। एक बात का ध्यान रखना कि ये पूरी ब्रैकेट एक बार में हल होएगी और L में जुड़ेगी। इस H को बाहर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं जो बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये पूरी ब्रैकेट एक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। मान ली, आगे बढ़ूँ। अब यहाँ से ना ये वैल्यूज लिखनी है, ये तो हो गया 28.5। अब ये L तो तुमने लिखे नहीं, माध्यक वर्ग लिख दिया ना, अब ये सारी वैल्यू तुम्हें यहाँ बतानी है। L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की जो निम्न वर्ग सीमा है वो 20 है, n/2 आया हुआ है 30 है। CF कौन सी लोगे, CF इसके ऊपर वाली, ये हो गई हमारी CF, और मिडिल क्लास के सामने वाली होती है फ्रीक्वेंसी। ये दो बातें याद रखनी। अमित, जो माध्यक वर्ग है उसके साथ वाली तो बारंबारता लेनी होती है और उसके ऊपर वाली CF लेनी होती है। n कुल आंकड़े हैं जिनका आधा आपने लेना होता है, L इसकी लोअर लिमिट होती है। अब यहाँ जो पता है वो रख देंगे, जो नहीं पता वो अपने आप आ जाएगा। ये 28.5 20, अब 2 मिनट चुप। L 20 जमा n/2 की जगह भैया रख दो 30 माइनस CF है 5 जमा x, तो ब्रैकेट लगानी है। ये बात तुम ध्यान नहीं देते हो, बाहर माइनस है तो अंदर आ जाएगा 5 जमा x, सारे के नीचे आ जाएगा 20, और h का मतलब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 10। ये सारी बातें आपने बतानी हैं। अब मेरी भी सुन लो, 0 से 0 और ये 20 को इधर ले आओ, घट जाएगा, ठीक है। 28.5 घटा 20, अब इसको साथ साथ हल करते चलो। 30 घटा 5 घटा x बटे 2, ये कितना हो गया 8.5,
और इस 2 को भी इधर ले आओ, 8.5 गुणा 2, और ये 30 में से 5 गए, 25 घटा x, 8.5 दूनी 17, यहाँ करा दूँ, ये तो हो गया 17 बराबर है 25 माइनस x, x को उधर ले आओ, 25 में से 17 गए 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 घटा 17 यानी 8। x की वैल्यू को यहाँ रख दो समीकरण 1 में रखने पर, तो y आ जाएगा 15 घटा x यानी 15 घटा 8 यानी कि 7। x 8 y 7। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पूरा प्री बोर्ड ही बहुत आसान था। सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2 और प्री बोर्ड, ये तीनों तो हर बच्चे ने करने हैं। और साथ ही बता दूं जो सेट हुए हैं ना आपके, वो ये सारा कर लोगे तो आपका 60 से 70% पेपर की गारंटी मैं ले रही हूँ, बाकी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।